नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर बंगाल से। सबसे पहले 2 बजे के इस बुलेटिन में बैन के विरोध में ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हैं। गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने यहां पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद उन्होंने लोगों को इसे दिखाया भी। ममता के बाद अब चुनाव आयोग ने ऐसी ही कार्रवाई बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ की। उन पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे प्रचार पर रोक लगा दी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी और दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है। तो ये 4 नेता हैं जिन पर चुनाव आयोग ने सख्ती की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो बयान जिस पर ममता बनर्जी पर बैन लगा, राहुल सिन्हा पर पाबंदी लगी और दिलीप घोष को नोटिस मिला। इन्हें अभी इसका जवाब देना है। একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। দিদিমণি গণতন্ত্রকে ভয় পাচ্ছেন, জনগণের রায়কে ভয় পাচ্ছেন, তাই ভয় দেখে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, ইলেকশন কমিশনকে অ্যাটাক করছেন। সেদিন চলে গেছে, মানুষ সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। আমি আশা করবো 17 তারিখ সেই দিন আসছে যেদিন আপনারা সকালবেলা গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন। সেন্ট্রাল ফোর্স বুথে থাকবে, কেউ লাল চোখে দেখাতে পারবে না। তাহলে আমরা আজ যদি বাড়াবাড়ি করে শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। শীতলকুচিতে 4 জনের বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী 4 জনকে মারলো তার জন্য শোকজ করা উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। যারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, একটি 18 বছরের ছেলে বিজেপি করে এই অপরাধে গুলি করে প্রকাশ্যে ভোটের লাইনে গুলি চালায়, তাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। যারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে বোম ছুড়ে মানুষকে ভোট দিতে দেবে না, তাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। आइए सीधे बंगाल लिए चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी बंगाल में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। चित्रा, तीनों को नोटिस दिया है, एक बैन लगाया है, एक को नोटिस भी दे दिया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग के इन कुछ घंटों की पाबंदी और सिर्फ नोटिस देने से ये नेता सुधरते हैं, या इस पाबंदी और इस नोटिस को भी अपने फायदे और प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? चित्रा, देखिए, फायदा और प्रचार वो तो टीवी स्क्रीन पर लगातार सही नजर ही आ रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से भले ही बैन लगाया जाए, लेकिन चूंकि ये चुनावी दौर चल रहा है, 4 चरण का मतदान हो चुका है, 4 चरणों का अभी बाकी है। ऐसे में नेता अगर कमरे में कैद हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, या अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या जैसा कि ममता बनर्जी पेंटिंग बनाकर पूरे बंगाल को दिखा रही है, तो उससे बात अधूरी हो जाएगी। इसी वजह से इन लोगों की ओर से इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ममता बनर्जी पर बैन लगा तो लगातार टीएमसी हमलावर रही। मैं लगातार टीएमसी के नेताओं से बातचीत कर रही हूं जो धरना स्थल पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी तो अकेले हैं, लेकिन किनारे किनारे भारी तादाद में गांधी मूर्ति के आसपास नेताओं की मौजूदगी है टीएमसी की। उन सभी का ये कहना है कि ममता दीदी के खिलाफ तो ये बैन लगा दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और यकीनन उसी का असर देखने को मिला है। राहुल सिन्हा पर बैन लगा दिया गया है, तो दिलीप घोष ने कूच बिहार के संदर्भ में जो बयान दिया था उनको नोटिस जारी किया गया है। वैसे ममता बनर्जी को भी पहले नोटिस भेजा गया, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस भेजा गया, जिसके बाद ममता बनर्जी की ओर से जवाब दिया गया कि अगर इस तरह के 10 नोटिस दिया जाए तो भी मैं नहीं पता। हम दोबारा जाएंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। अमित शाह ने रैली की। अमित शाह का चुनावी दांव वहां पर उन्होंने चला। कहा कि एनआरसी के नाम पर गोरखा को ममता डराए नहीं, बीजेपी की सरकार बनी तो हम सभी केस वापस ले लेंगे। आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी, 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले। और उसके बाद मां और मानुस की बात करने वाली दीदी आई,
दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर देंगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान नड्डा ने जमकर ममता पर हमला बोला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा जी, आज आप कालना विधानसभा में हैं, कैसा मूड 4 चरणों के चुनाव के बाद 100 का आंकड़ा पार आपके हिसाब से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि यह चुनाव में पार्टी से आगे जनता निकल चुकी है और जनता ने ममता जी के टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही और माँ माटी मानुष का जो अपमान हुआ है और टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही की जो नीति चलाई है, उसके खिलाफ जनता आज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। नड्डा जी, हर्षोल्लास के साथ आप देखेंगे लोग पूरी ताकत के साथ ममता की सरकार को उखाड़ने के लिए लग गए हैं। हम सीधे सीधे 200 पार करेंगे इस चुनाव में। और माहौल उत्तर प्रदेश जैसा क्या? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है और जनता ने मन बना लिया है, जनता ने अपना वर्डिक्ट तय कर लिया है। और वो लेकिन नड्डा जी, ममता बनर्जी के ऊपर कल ईसी ने बैन क्या लगाया? वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये ब्लैक डे है, 24 घंटे का उनके ऊपर बैन है और वो कह रही है कि बीजेपी के नेताओं पे बैन नहीं लगता और टीएमसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हर हारे हुए खिलाड़ी का यही तरीका होता है कि अंपायर को दोषी ठहराओ। खेल खेलने के नियम जानने चाहिए और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका फैसला है। हम लोग सबको इलेक्शन कमीशन का फैसला मानते हैं। ये हार की बौखलाहट दिखा रही है और ये बौखलाहट के कारण ममता जी अपना आपा खो बैठी हैं और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। वो गांधी स्टैचू पे जाके धरना दे रही हैं। वो कह रही हैं कि जो उनके खिलाफ एक्शन हुआ उसके खिलाफ मैं गांधी स्टैचू पे रहूंगी आज पूरे 24 घंटे के लिए। अभी बंगाल की जनता के पास जाना चाहिए। गांधी जी का आशीर्वाद सबको हमेशा मिलता रहा है, लेकिन बंगाल की जनता ने उनको आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, ये स्पष्ट दिख रहा है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ओवैसी जो हैं वो नड्डा जी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं हर जगह पे जाके। मैं फिर कह रहा हूँ, हारे हुए खिलाड़ी हर तरीके की बातचीत ऐसे ही कहते हैं और ये सारे बयान बता रहे हैं कि ममता जी ने कबूल कर लिया है कि हार उनके दरवाजे पर आहट दे रही है। अंतिम सवाल है नड्डा जी, राहुल गांधी ने कहा आखिरकार वो जो कह रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने उनकी बात मान ली है, हर व्यक्ति को वैक्सीन मिले। स्पुतनिक को भी अप्रूवल देकर सरकार ने विपक्ष की सुझाव को माना है। मोदी जी देश की सेवा करने के लिए सक्षम हैं और जो भी फैसले वो लेते हैं वो देश और समाज के पक्ष में लेते हैं। राहुल गांधी का पेंडेमिक में और कांग्रेस पार्टी का पेंडेमिक में कोई भी बयान समाज से जुड़ता हुआ नहीं रहा है, ये बात स्पष्ट है। सर, बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं फिर बता रहा हूँ, पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। ये थे जेपी नड्डा, जिनका ये कहना है कि बंगाल में उनकी पार्टी को 200 सीटें मिल रही है और ममता बनर्जी बौखला कर और अपनी हार को सामने देखते हुए इस तरीके के बयान दे रही हैं। और अब बेहद खतरनाक होते कोरोना की खबर। कोरोना से दिल्ली परेशान है, मुंबई परेशान है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और ये लगातार बिगड़ रही है। दवा से लेकर अस्पताल में बेड,
ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस तक के लिए लोग भटक रहे हैं शहर शहर। आज तक की टीम ने देखा कि लोग किस तरह से कोरोना से परेशान हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मेडिसिटी कही जाने वाली अहमदाबाद के सिविल अस्पताल कैंपस में जो 1200 बेड का अस्पताल है वो भी अब फुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की है लाइनें हैं वो लग चुकी है। हर रोज रात होते होते यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस की जो लाइन है वो लग जाती है और बड़ी तादाद में जो मरीज है वो मरीज इसी तरह से अस्पताल के प्रीमाइसिस में एम्बुलेंस में देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है ये लंबी लाइन लग चुकी है और जो मरीज है मरीज को अस्पताल जो एम्बुलेंस है उसी में ऑक्सीजन दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है मरीज को ही जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि वेटिंग में ही पिछले आधे घंटे से यहाँ पे एम्बुलेंस रुकी हुई है और जो अंदर एडमिट करना होता है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर ही अब मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी आज फटकार लगाई है रूपानी सरकार को। तो वैसे में अब सरकार किस तरीके से ये एक्शन लेती है, क्योंकि बेड्स बढ़ाने की बात है। हालांकि बेड अब तक जो है वो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं जो लाइन है जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की तादाद आ रही है उसमें नहीं दिख रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कैंपस, आज तक। धाम अंतिम संस्कार स्थल पर है जहां पर हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो स्लैब्स हैं, तमाम जो जगह हैं जहाँ पर डेड बॉडीज को लाकर रखा जाता है वो खचाखच पूरा भरा हुआ है और ये हालात रोज इसी तरीके हो रहे हैं। जबकि जितने भी शेड्स हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, चिता जलती है, वहाँ सब जगह ऑक्युपाइड है, सब जगह डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। यानी आमतौर पर जितनी डेड बॉडीज यहाँ आती थी उससे कहीं ज़्यादा है। ये वो डेड बॉडीज नहीं है जो कोरोना से संक्रमित हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक जो क्रेमेशन सेंटर है उसमें जलाया जाता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो तमाम बीमारियों से, तमाम दूसरी वजहों से जिनकी मौत हो रही है और उनकी संख्या अचानक से बेतहाशा बढ़ चुकी है। और इसी के चलते जो यहाँ आमतौर पर 8 से 10 डेड बॉडीज रोज आती थी, आज इनकी संख्या 40 से 50 हो चुकी है। क्या बदलाव क्या दिख रहा है यहाँ पे? बदलाव यही दिख रहा है कि पहले इतना नहीं था, लेकिन जिस तरह से बॉडी आ रही है उस तरह से देखिए वेटिंग में है, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। संक्रमण के चलते डॉक्टर्स, अस्पताल, बेड्स, तमाम मेडिकल सुविधाएं उसी में व्यस्त हैं, उसी के लिए पूरी नहीं पड़ रही हैं। इसीलिए जो क्रॉनिक बीमारी से या जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही और इसीलिए उनकी मौतों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार शायद किसी शवदाह में देखने को मिल रहा है कि जगह की कमी इतनी ज़्यादा है कि लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं, बाहर से लकड़ियां आ रही हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए ये जो उसके लिए तय जगह है उसके बजाय ज़मीन पर यहाँ अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ये बेहद भयावह स्थिति है। ये हालात तब है जब डॉक्टर्स और सरकार ये कह रही है कि स्थिति कंट्रोल हो रही है। बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए बीएमसी हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़ा रही है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अप्रैल का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई में 9,300 के करीब हर रोज केसेस आ रहे हैं। अगर आज की स्थिति मुंबई की जाने तो 60 आईसीयू बेड लगभग अवेलेबल है 2,500 से ज़्यादा आईसीयू बेड्स में से, और 20 वेंटिलेटर यानी कि सीरियस पेशेंट्स के लिए जो बेड्स हैं वो अवेलेबल है। ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है इसके साथ साथ पोदार हॉस्पिटल वर्ली में 200 बेड्स की फैसिलिटी और ऐड किया गया है। तो बीएमसी कोशिश कर रही है कि जंबो फैसिलिटीज़ हो, ओपन एरिया हॉल्स हो, इन सभी जगहों पर हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए जाएँ, आईसीयू की फैसिलिटी दी जाए ताकि जो केसेस का बढ़ता आंकड़ा है उन जो पेशेंट्स हॉस्पिटल बेड्स रिक्वायर है उन पेशेंट्स को जल्द से जल्द अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद जरूरी। अपने आप को बचाइए, कोरोना बेहद बेहद खतरनाक हमारे देश में होता जा रहा है। देखते रहिए आज तक। हमारे देश में कोरोना जबरदस्त बांव पसार रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू कोरोना
की वजह से पूरे हरियाणा में लगा दिया गया है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन ना तो लोग सुधर रहे हैं और ना ही ऑफिसर्स। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में ना तो लोग मास्क के साथ पहुंचे और ना ही इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जिन पर जिम्मेदारी थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कोरोना की महामारी विकराल रूप लेती जा रही है तो दूसरी तरफ नवरात्रा शुरू हुए हैं। आज पहला नवरात्रा है और यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार तमाम दावे कर रही है कि लोगों को की भीड़ को कहीं जुटने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और किस तरीके से कोविड के नियमों को यहाँ पर पालना की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर फोटो खींच रहा है। भीड़ लोग जो है एक ग्रुप में खड़े हुए हैं, पुलिसकर्मी फोटो खींच कर दे रहा है। और ये वही पुलिसकर्मी है जिनको भीड़ वाली जगह पर इसलिए लगाया गया है कि लोग आए तो उनके चालान काटे जाएं, लेकिन वही पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मैंने मास्क लगाया हुआ है, अभी बात कर रहा था इसलिए वो हो गया। माता मनसा देवी जी के दर्शन के पहला नवरात्रा है और सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चेयरमैन हैं गौ सेवा आयोग के, और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? यहाँ पर हरियाणा के अंदर माता मनसा देवी जी का दर्शन करें तो यहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं मेरे को लगता है सभी पूरी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ हरियाणा के अंदर गौ सेवा पे भी बहुत काम हो रहा है। बहुत जिलों के अंदर गौमस को गौशाला नई बनाकर उसमें आश्रय दिया जा रहा है और गौ संवर्धन के कार्य भी किए जा रहे हैं। त्योहार मनाइए, रमजान भी है, नवरात्र भी है, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।